एप्लीकेशन पे बेस्ड हम एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। मैं आपको बता देती हूँ मेरे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये स्प्रिंग बैलेंस जो कि ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करता है। लाइक अगर मैं इसे इसमें लगाऊँ, इसे अटैच करूँ, तो ये जो इसका मेजरमेंट है वो इसका वेट बता रहा है। फिर आप देख सकते हो इसका जो वेट आ रहा है वो 0.26 आ रहा है। 0.26 न्यूटन इसका वेट आ रहा है। अगर मैं इसे पानी में डालूंगी तो आपको क्या लगता है इसका वेट, इसके वेट में क्या चेंजेस आनी चाहिए? याद नहीं चांद में सर अगर मैं इसे पानी में डालूंगी तो आप इसके मेजरमेंट को देखिएगा। इसका मेजरमेंट स्लाइटली ऊपर हो गया और अब इसका मेजरमेंट आ रहा है 0.22। ऐसा इसलिए होता है सर क्योंकि जब मैं इस की को पानी में डालूंगी ना तो पानी इसके ऊपर अपथ्रस्ट लगाएगा, ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा जो कि बॉइंट फोर्स होता है। और इसे हम लोग एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। लाइक अगर हमने कभी स्विमिंग करी हो तो हम ये देख सकते हैं कि जब हम स्विमिंग करते हैं तो हमें बहुत लाइट फील होता है। ऐसा क्यों फील होता है? क्या कोई मैजिक नहीं है कि हमने अपना वेट थोड़े लूज़ कर दिया है पानी में जाने के बाद? ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि जब हम पानी में जाते हैं तो हम पे ऊपर की डायरेक्शन में बॉइंट फोर्स लग रहा होता है, जिसकी वजह से हमारा वेट का जो मेजरमेंट है वो कम हो जाता है और उसकी वजह से हमें लाइट फील होता है। और इस एक्टिविटी के थ्रू मैं यही बताना चाह रही थी कि बॉइंट फोर्स की वजह से जो हमारा वेट है वो चेंज हो जाता है, वेट की वैल्यू कम हो जाती है। अब हम बॉइंट फोर्स कैसे निकालेंगे? जब हम एयर में इसका मेजरमेंट करते हैं ना तो वो जो एयर में मेजरमेंट आता है, जैसे हमने अभी मेजर करा था तो उसका मेजरमेंट आया था 0.26 न्यूटन्स, वो उसका एक्चुअल वेट होता है। अगर मैं उसे पानी में डालूंगी तो उसका वेट कम हो जाएगा। अभी मैंने मेजर किया था तो वेट आया था 0.22 न्यूटन्स। तो जो पानी में डालने के बाद उसका वेट आता है वो उसका एपरेंट वेट होता है। जब हम एक्चुअल वेट में से एपरेंट वेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो उसका वैल्यू आएगी वो उसकी बॉइंट फोर्स होती है। तो अगर हम 0.26 में से 0.22 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0.04 न्यूटन्स, जो कि इस पर बॉइंट फोर्स अप्लाई कर रहा है बॉडी। हमारा चैप्टर, हम क्लास 8 के बच्चे हैं। हमारा चैप्टर कोऑर्डिनेटर हमने पढ़ा अभी, उनमें से हम डायगोनल्स की मदद से आपको कुछ कोऑर्डिनेटर बना के दिखाएंगे। जब दो डायगोनल्स इक्वल लेंथ के किसी भी एंगल पे हम बाइसेक्ट करें तो हमें जो फिगर मिलेगा वो होगा एक रेक्टेंगल। आप देख सकते हैं। सेम अब हम जब दो इक्वल लेंथ के डायगोनल्स को बाइसेक्ट करेंगे परपेंडिकुलर पे यानी कि राइट एंगल पे, तो जो फिगर बन के आएगा वो होगा एक स्क्वायर। अब हम जब एक इक्वल और अनइक्वल डायगोनल्स को बाइसेक्ट करेंगे तो हमारा जो फिगर बन के आएगा वो होगा एक पैरेललोग्राम। ये दो अनइक्वल लेंथ के डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, पैरेललोग्राम और रोम्बस भी। अब जब दो डायगोनल्स इक्वल और अनइक्वल लेंथ के एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा तब जो फिगर बन के आएगा वो होगा एक काइट। एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा। मैं अभी जब तक नहीं करोगे नहीं। ये वाला डायगोनल इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो जो हमारा फिगर बन के आएगा वो होगा एक काइट। थैंक यू सर।
मेजरमेंट 1 यूनिट। अब हम कुछ स्टैंडर्ड यूनिट की वैल्यूज पता करेंगे, जैसे कि साइन 30 डिग्री। सबसे पहले हम 0 स्ट्रिक को सेंटर पर प्लेस करके 30 डिग्री मार्क करेंगे। हमें साइन 30 से पता होता है कि 0.5 हम इसे पता करेंगे। और साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज तो 1 यूनिट है, अब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे जो कि 5 आ रहा है, 0.5 मतलब हाफ। अब हम नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू पता करेंगे, जैसे कि cos 75 डिग्री है। सबसे पहले हम जीएसटी को प्लेस करेंगे 75 डिग्री पर और मार्क कर देंगे। अब हम इसे मेजरमेंट लेंगे। ये बेस होता है, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो हाइपोटेनियस तो 1 है। अब हम बेस मेजरमेंट करेंगे यहाँ से, जो कि .25 आ रहा है। अगर हम साइन थीटा और कॉस थीटा पता कर लिए तो हमारे टेन थीटा का वैल्यू होता है साइन अपॉन कॉस थीटा। मतलब हम साइन 10 और कॉस निकाल लिए तो उसका रेसिप्रोकल रेशियोज भी हम निकाल सकते हैं। इसकी मदद से हम सारे टेक्नोमेट्रिक निकाल सकते हैं। थैंक यू सर।